आपकी, देखते हो क्षितिज के पार। लघु दृष्टि नहीं है आपकी, देखते हो क्षितिज के पार। ठान लेते हो कल्पना मस्तिष्क में, जो लगे आपको सार। वास्तव रूप देते हो फूलों को, वास्तव रूप देते हो फूलों को, सिर्फ ख्यालों के नहीं। ऐसा कौन सा कार्य है जो नितिन जी कर सकते नहीं। कृषि हो, क्रीड़ा हो, रास्ते हो या भूपृष्ठ परिवहन। कृषि हो, क्रीड़ा हो, रास्ते हो या भूपृष्ठ परिवहन। कार्य खड़े हाथ जोड़े के आपसे हो उनका चयन। साकार रूप मिलता सबको, भले कठिनाइयाँ हो कई। ऐसा कौन सा कार्य है जो नितिन जी कर सकते नहीं। राजकारण से समाज कारण, यही आपके जीवन का ध्येय। राजकारण से समाज कारण, यही आपके जीवन का ध्येय। अजात शत्रु व्यक्तित्व आपका, इसी बात को जाता श्रेय। केवल भारतवर्ष ही नहीं, विश्व ने कई बार दोहराई। ऐसा कौन सा कार्य है जो नितिन जी कर सकते नहीं। आपको सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। आज के सत्कार मूर्ति आदरणीय छोटू भैया, मेरे मित्र और पूर्व मंत्री आदरणीय सुनील केदार, मेरे सहयोगी अजय संचेती जी, विशेष रूप से जिनका सत्कार हुआ है ऐसे हमारे नागपुर के ही बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र आठवले जी, महाराष्ट्र के चेयरमैन श्री दत्तात्रेय मुळे जी, विशेष रूप से नेशनल प्रेसिडेंट बिल्डर एसोसिएशन के श्री निमेश पटेल, सेक्रेटरी श्री ज्ञानचंद मडानी जी, महाराष्ट्र के चेयरमैन श्री दत्तात्रेय मुले, नेशनल ट्रेजरर श्री मोहिंदर रिजवान, इस कार्यक्रम के और नागपुर के अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायर, उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हुई कि छोटू भैया का जो उन्होंने अपने जीवन में काम किया है उसके लिए आप सब लोगों ने उनका सत्कार किया है। मुझे याद है जब वो 60 साल के हुए थे तब एक कार्यक्रम हमने किया था वसंतराव देशपांडे सभागृह में। छोटू भैया का परिचय मैं जब से विद्यार्थी था तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ है। हमारे महल क्षेत्र में भी वहीं उनका जन्म हुआ है और उनके पिताजी नील सिटी हाई स्कूल में शिक्षक थे। बहुत ही मुंडले बाड़ा करके काफ़ी मुंडले परिवार बड़े प्रमाण पे वहाँ रहते थे और बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने शिक्षा को पूरा किया है। मेरी यादगार अगर ठीक होगी तो वो पॉलिटेक्निक का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा उन्होंने लिया और कुछ दिन तक उन्होंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की। इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर करके उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। हमारे नागपुर जिले में, विदर्भ में अनेक बड़े बड़े प्रकल्पों का काम उन्होंने यशस्वी रूप से किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बिल्डर के रूप में, इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनकी तो मान्यता है ही है। पर इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है और जो विशेष रूप से मैं याद रखता हूँ और वो ये रखता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था तो शिवाजी नगर में दत्ता जी के यहाँ जाते थे। तब हमारी औकात भी नहीं थी, इज्जत भी नहीं थी, मान्यता भी नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और सम्मान मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो हालत सभी दृष्टि से खराब थी। तो हम जब भी कोई काम अड़चन में आते थे, करने की बात आती थी, तो छोटू भैया के घर में जाते थे और हमारे पीछे वो खड़े रहते थे। हमारे अड़चन के समय जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमारी कोई कीमत नहीं थी, तब हमें संभालने वाले और हमारे पीछे खड़े रहने वाले छोटू भैया, ये हमारे जीवन में हमको हर समय याद है। मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूँ कि जिन्होंने जीवन में कठिन समय में काम किया है उनको जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए।
और दूसरी बात जो छोटू भैया के लिए लागू नहीं है, पर जीवन में जो व्यक्ति अपना साथी होता है उसके अच्छे काल में अगर साथ नहीं दिया तो एक बार चल जाएगा, पर उसके कठिन काल में उसके पीछे खड़े रहना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। तो छोटू भैया का और मेरा संबंध एक बड़े भाई के रूप में हमारे लिए है। और गंगाधर राव जी के घर के बाजू में जो देवेंद्र जी ने घर बना, उसके बाजू में छोटू भैया का ऑफिस था। उन्होंने बहुत अच्छा काम इरिगेशन में किया है और कॉन्ट्रैक्टर करके बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष भी रहे। और मुझे याद है कि जब मैं मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महाराष्ट्र में, तब काफ़ी बार उनसे मैं सलाह लेता था कानून बदलने के लिए, नियम बदलने के लिए। अनेक बार वो मुझे आते थे, बताते थे, मार्गदर्शन करते थे। मैं उस समय मलबार हिल पर रहता था और काफ़ी बार पॉलिसी बनाते समय उनसे काफ़ी बार मेरी चर्चा हुई, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर भी नहीं हूँ और मुझे इंजीनियरिंग का सही में कुछ नहीं समझता। ये मेरे बारे में एक मिस इम्प्रेशन है कि मैं इंजीनियर हूँ, पर मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ। और मैंने अपना घर जब बनाया तो मेरे बेडरूम में पिलर निकल गया, इतना मैं वो भी नहीं कर पाया। पर जब मैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर्स मुंबई के, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये जब बनाने का सौभाग्य मिलता, अनेक बार मैं छोटू भैया से भी कभी कभी चर्चा करता था। तो स्वाभाविक रूप से अनेक क्षेत्र में बिल्डर व्यवसाय के रूप में उनने बिल्डर एसोसिएशन को भी एक अच्छी दिशा देने का प्रयास किया है। दूसरे उनके जीवन की विशेषता ये रही है कि उनने शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया। छोटू भैया हमारे लिए जैसे है, वैसे दूसरा हमारा आधार था अजय के पिताजी शक्ति कुमार संचेती। और वो यहाँ अपने हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी में एक छोटा सा फ्लैट में रहते थे, पर हमें चेनू संचेती जो उनके छोटे भाई थे अजय के काका, वो मेरे खास मित्र थे। और इनकी माताजी, हम दिन भर घूमते थे, कभी खाना मिलता था, कभी समोसा खाते थे, आते थे तो चले जाते थे और इनके घर जाके फिर खाना खाते थे और पूछते भाभी जी क्या है, और लेके फिर घूमने के लिए चले जाते थे। शक्ति कुमार जी भी ऐसा एक घर था कि आधी रात को कोई भी समस्या आएगी तो शक्ति बहू के पास जाकर बोलना, बहू एक काम है, भले एक बार 2-4 बार गालियाँ देंगे, बोलेंगे क्यों करते हो, पर बाद में काम कर देते थे, क्योंकि आधार था। और ये जो शक्ति कुमार जी और छोटू भैया, 2 घर हमारे लिए अपने ही घर थे। उस समय नंदा खरे और मनोहर तारकुंडे, आज नंदा खरे जी का देहांत हुआ, ये 3 लोगों का नागपुर में एक प्रतिमा थी। साहित्य सम्मेलन हो, कवि सम्मेलन हो, नाट्य सम्मेलन हो, संगीत के कार्यक्रम हो, सब कार्यक्रम को सपोर्ट करते थे। उनके जीवन की जो विशेषता है, जो आप लोगों ने 2-3 बातें जरूर सोचनी चाहिए कि अपने यहाँ की कला गुण हो, रसिकता उन्होंने दिखाई, और सभी प्रकार के साहित्यिक, पत्रकारिता, कवि सम्मेलन, नृत्य, नाटक, जो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसको हर बार उन्होंने समर्थन किया। जब भी छोटू भैया के पास जाते थे कभी उन्हें नहीं कहा, और इसलिए स्वाभाविक रूप से सामाजिक संगठन को एक आधार थे। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात है कि उस समय इमरजेंसी के उसी 2-3-4 साल के बीच में हमारे यहाँ धर्मपेट शिक्षण संस्था के अध्यक्ष बने, तो विनायक राव फाटक हमारे बहुत मार्गदर्शक थे, सीनियर व्यक्ति थे। और वो दोनों संस्थाओं के लिए उन्होंने छोटू भैया को कहा कि कुछ डोनेशन दिलाई। तब छोटू भैया ने उस स्कूल के लिए भी डोनेशन दिया और शक्ति कुमार जी ने भी धर्मपेट शिक्षण संस्था को डोनेशन दिया। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजकल डोनेशन देने वाले हमारे आगे पीछे घूमते हैं। अब देने वालों में केवल हमने बोला कि पार्टी को इतना देना है तो पूछते रहते कितना। मुझे तो आजकल, मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई लेने का काम नहीं आता। पर जब ये समय आता चुनाव के समय, तो जो बोलो वो लोग देते हैं। पर उस समय हमारी औकात और हैसियत 51 रुपये भी मिलाने की नहीं थी। और उस समय स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन से लेकर हमारी चुनाव तक वो हर बार हमें सहयोग करते रहे और शैक्षणिक संस्थाओं को उन्होंने सहयोग किया। ये बहुत उनके कभी लाइफ का बहुत बड़ा इतिहास लिखना चाहिए, आज बोलना चाहिए कि नहीं मालूम, मुझे ठीक नहीं लगता, पर अंध विद्यालय का उन्होंने पूरा पुनरुत्थान किया।
और अंध विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया। मैं पालक मंत्री था और बहुत तंग हुए छोटू भैया, उसमें बहुत तकलीफ हुई। सुभाष अपराध जी जनरल सेक्रेटरी थे, मामा मोरिल थे और छोटू भैया थे। एक दिन मैं भी पालक मंत्री करके समझाने के लिए अंध विद्यालय में गया। मेरे सामने, मैंने कभी उम्मीद नहीं थी कि अंध भी ऐसे बोल सकते हैं। त्या मुंडल्याला नाही आणला का, कुठे गेला तो भोसडीचा, असं असं बोलत होते। मुझे इतना दुख हुआ कि छोटू भैया रात दिन अंध विद्यालय और अंध लोगों के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और उनकी मांगों भी न्यायोचित नहीं थी। तो वहाँ भी अंध विद्यालय के उन्होंने, वो वीरकर करके पहले थे, उनके बाद पूरे अंध विद्यालय की तस्वीर बदल दी और मुंडले इंग्लिश स्कूल के नाम से वहाँ भी स्कूल खोली और एक जगह खोली। बहुत स्टैंडर्ड और अच्छी शिक्षण संस्था भी उसकी शुरुआत उन्होंने की। अंध विद्यालय के जो विकास हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में जो शिक्षण संस्था थी उनमें अनेक संस्थाओं में, धर्मपेठ शिक्षण संस्था, उनके कारण धर्मपेठ शिक्षण संस्था का विकास हुआ। बहुत अच्छी तरीके से संस्था डेवलप हुई। बाद में उन्होंने वर्धा रोड पर एक फाइन आर्ट का कॉलेज भी किया और इतना ही नहीं तो एजुकेशन में, स्पिरिचुअल इसमें, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, वहाँ पसायदान का परिसर तैयार किया वडगांव में। वहाँ ज्ञानेश्वर की मूर्ति खड़ी की और हर बार हर काम के पीछे उनके मन में भावना रहती थी कि मैं समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात में वो हर समय आगे आए और आगे आकर उन्होंने सतत इस सब कार्य को सपोर्ट किया। मैं एग्जैक्टली इसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए पैसा बहुत लोग कमाते हैं। पैसा कमाने वालों के देश में कमी नहीं है, पर मिले हुए पैसे को समाज के लिए, गरीब के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, शिक्षा संस्थाओं के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए उदार अंतःकरण से मदद करने वाले लोगों की कमी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, क्योंकि मुझे तो सभी प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला, बिल गेट्स से लेकर तो रतन टाटा तक सभी मेरे संबंध में आए, पर एक बात मैंने देखी जो मुझे अक्सर एक बात में मेरे जीवन में बहुत प्रभावित करती है कि मैं दूर से जिन लोगों को बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा था उतने बड़े नहीं है, ये बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। और इसलिए छोटू भैया ने अपने जीवन में हर समय, वैसे भी वो बड़े हैं और उनके कार्य भी बड़ा है, और उसमें भी कभी कभी संकट आते रही, लेना नहीं देना नहीं, फुकट का आता। मैं पालक मंत्री था, क्रिकेट की मैच चल रही थी, वो क्रिकेट में भी काफ़ी उन्होंने काम किया। वो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और शशांक मनोहर जनरल सेक्रेटरी था। और उतने में हमारे उस समय पुलिस कमिश्नर बहुत सिंसियर और ईमानदार थे, चेन्नई के थे, अभी मुझे मिलते रहते, नाम बोल रहा हूँ मैं उनका, हाँ, श्रृंगारवेल। और मैं मैच देख रहा था और उतने में बहुत बड़ी स्लैब गिर गई और इतनी गड़बड़ हुई कि कितने लोग मरे, क्या हुए। हम दौड़ते हुए मैं आया तो पुलिस कमिश्नर को मैंने कहा कि उनको कहा कैसे करें, क्योंकि वहाँ से लोग भाग जाएंगे फिर। तो एक तरफ दिख नहीं रहा था, केवल कुछ लोग इधर उधर हल्ला कर रहे थे। तो मैं मैच कंटिन्यू करूँ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग पूरे भगाभग हो जाएगी तो तकलीफ आएगी। और हमने मेयो हॉस्पिटल में सबको लेके गए। हॉस्पिटल में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, स्लैब गिर गई। और ये स्लैब गिरने के लिए फिर लोगों ने इसमें राजनीति शुरू की। छोटू भैया को अटक करो, शशांक मनोहर को अटक करो, एफआईआर डालो, उनके ऊपर क्रिमिनल केस डालो, मनुष्यवध का गुना डालो। दुनिया भर के लोगों ने, मीडिया में इधर उधर इतना चलने लगा, तो स्वाभाविक रूप से वो तो एक्सीडेंट था, पर एक्सीडेंट है ये समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो योगायोग से मैं भी उस समय मंत्री था और फिर उस समय मैंने हमारे जो तांबे सेक्रेटरी थे पीडब्ल्यूडी के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की कि भाई इसकी इंक्वायरी करो, और लोगों को यह समझाया कि इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट जब आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे, अभी कैसे दोषी तय कर दिया आप।
वो रिपोर्ट आया, उसमें उस कमेटी ने पूरा इंस्पेक्शन किया, काफ़ी एक्सपर्ट लोग उसमें थे, और उन्होंने छोटू भैया का कोई दोष नहीं है इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया और उनसे उससे मुक्ति मिली। पर ये जो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम खड़ा है, इसका सही में मुंडले स्टेडियम करके नाम देना चाहिए। वो एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार, मुंडले जी ने वो खड़ा किया। बाद में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ वो ऑल इंडिया के ट्रेजरर भी बने और क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। उनकी और एक विशेषता रही कि स्वर्गीय नानाजी देशमुख से प्रेरणा लेकर वो दीनदयाल शोध संस्थान के काफ़ी काम उन्होंने किया। ताई हमारी सुकड़ीकर जी, उनके साथ वो काम करते थे। चंद्रशेखर जी आए थे। ये जो बाल जगत लक्ष्मी नगर में तैयार हुआ है, वो छोटू भैया उस समय अध्यक्ष थे और चंद्रशेखर जी उसके उद्घाटन के लिए आए थे। उस समय हमारे नाना जी और वो आए थे। मैं अनेक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, नाना जी के साथ बड़े बड़े नेता आते थे तो रखना कहाँ उनको, कहाँ किसके घर रहेंगे। एक बार अटल बिहारी जी को मैं खुद उनको लेकर छोटू भैया के घर में रुकने की व्यवस्था की। और इसलिए मुझे याद है कि इमरजेंसी के दिनों में भी अब बोलने में कोई अड़चन नहीं होती। अनेक बार बड़े बड़े लोग आते थे और हम लोग भूमिगत थे, सब पुलिस का वॉच रहता था। और उसमें छोटू भैया के घर में छोड़कर नाना जी एक बार यूनिफॉर्म यानी ड्रेस अलग, फुल पैंट शर्ट टाई टोपी पहनकर नाना जी पूरे देश में घूम रहे थे। इमरजेंसी थी, बहुत कड़क स्थिति थी, पुलिस पीछे थे, तो नाना जी उस समय नागपुर में आए थे और हमारी गुप्त बैठक छोटू भैया के घर पे हुई। तो स्वाभाविक रूप से नाना जी का साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा और नाना जी ने जो विशेष रूप से अंत्योदय के आधार पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो चित्रकूट में और गोंडा में काफ़ी बड़ा काम नाना जी ने शुरू किया, तो उसके दीनदयाल शोध संस्थान के वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। वर्धा में भी उन्होंने एक अच्छा ट्रस्ट है, वहाँ भी परांस में जो उन्होंने उनको दिया, वहाँ भी अच्छा काम किया। और एक तरफ से उन्होंने अपनी कम्युनिटी जो कॉन्ट्रैक्टर की थी उनके लिए भी लड़ते थे, समाज के बारे में संवेदनशीलता देकर काम भी करते थे और सोशल कॉन्शियसनेस के साथ सोशल रिस्पॉन्स के रूप में क्रियाशील रूप से उन्होंने सामाजिक कार्यों को मदद भी की। मेरे लिए तो वो बड़े भाई के रूप में है और पारिवारिक संबंध उन परिवार के साथ मेरे स्वाभाविक रूप से है, इसलिए मुझे नज़दीक से पूरा इतिहास देखने के लिए मिला है। और इसलिए आज आप सब लोगों ने उनका सत्कार किया है तो मुझे बहुत खुशी है। मैं आज दिल्ली में ही था, अब मुझे हवाई जहाज़ मिलता कि नहीं मिलता, तो मेरे ऑफिस ने कभी कभी बोल देते कि हवाई जहाज़ लेट कर दो थोड़ा, तो ऐसे मौका आता नहीं कभी। तो मुझे बताया गया कि 5 बजे छूटेगा 4:35 का, तो मैं दौड़ते हुए निकला और मैं 20-25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गया। कभी कभी कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है कभी कभी कि आजकल मैं जाता हूँ तो रोड बंद किए जाते हैं, तो मुझे तब एयरपोर्ट पे आने का फ़ायदा हुआ और मैं कार्यक्रम में जल्दी आ सका। पर एक बात जरूर है कि बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका छोटू भैया का संबंध है, उन्होंने उस समय काफ़ी योगदान किया है और मैं तो मेरा संबंध वैसा नहीं है, पर ये रियल इस्टेट वाले और रोड कंस्ट्रक्शन वाले, तो रियल इस्टेट वालों के बारे में तो मैं बहुत बार जाता हूँ, कहता हूँ कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। पर वो क्या हुआ कि शुरुआत में खूब माल मिला है कि जितनी इन्वेस्टमेंट की उतना फ़ायदा मिला। 2 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट, 4 करोड़ का फ्लैट, FSI, सब सिस्टमेटिकली सब जम गया। कैसा नक्शा पास करना, कैसा सैंक्शन करना और कैसा बेचना, ये पूरा ठीक से हुआ। पर अभी क्या हुआ कि देश में 90%, 95, 90% पॉपुलेशन ऐसी है, जो 10% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो 25 लाख के ऊपर नागपुर में फ्लैट ले सकती है, ऐसी 10% है, और मुंबई में 50 लाख के ऊपर ले सकती है, ऐसी 10% है। पर बिल्डर बना रहे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के फ्लैट। अब कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, सबने घर बना लिए। अब नेचुरली क्या हुआ कि बैंक से कर्जा ले रहे हैं। जो बैंक से कर्जा लेता है फिर ब्याज चढ़ते रहता है, ब्याज का मीटर रुकता नहीं और ये माल बिका नहीं जाता। और फिर आजकल तो मालूम है तकलीफें कितनी हुई, दिल्ली और मुंबई के सब बिल्डर मुझे मिलते रहते हैं, काफ़ी तकलीफ है। तो मैं सलाह देता हूँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम करो, क्योंकि बाकी जगह अभी मैं हर साल 5 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ,
तो वो रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तकलीफ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलने के लिए नहीं आता। बहुत बार मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर, मैं एक बार हवाई जहाज में आ रहा था, तो मुझे एक यंग कोट पहनकर, टॉय पहनकर एक अच्छा व्यक्ति आया और उसने अपने विस्तारा एयरवेज में दिल्ली मुंबई तुरंत आके मेरे पैर छुए। तो मुझे संकोच हुआ, मैं पहले 1A में बैठा था, वो थोड़े बीच पीछे पड़ा था। मैंने कहा, अरे भाई पैर क्यों छू रहे हो? बोले साहब मैं बर्बाद हुआ था। बोला क्या हुआ? बोले मेरा हरियाणा में, ये गुड़गांव में मेरी पूरी ज़मीन है, करीब मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन थी। मैंने बैंक से लोन लिया, बिल्डिंगें खड़ी की, पर कोई लेवाल नहीं था। और जैसे आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अब मैं वो काफ़ी बड़ा हाईवे बन गया है, और शिव मूर्ति से एक टनल निकालकर ये T3 पे जाएगी एयरपोर्ट पर, और एक टनल वसंत विहार के आगे जाएगी। तो वहाँ उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ। तो बोले मुझे कम से कम आपके कारण 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मेरे फ्लैट बिके गए, और सब मैं इतना ये हूँ कि घर में तुम्हारा फोटो लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, बहुत बार फ़ोन किया। तो बोले आपके घर से अपॉइंटमेंट ही नहीं देते मुझे। तो बोले बस मैं आप मिले यहाँ, तो मैं तो कभी कभी कोई रोड बनने से कुछ ऐसे भी फायदे होते होंगे, पर ओवरऑल अभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और ये जो आप कहते, मेरा तो आज भी आग्रह है कि घर जो लो कॉस्ट का है वो 1,000 रुपये स्क्वायर फीट में बनना चाहिए। और इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो अभी आज बताया, कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। जैसे आज की टेक्नोलॉजी आपको बताई, वैसे एक टेक्नोलॉजी आप बिल्डिंग में यूज़ करिए। वो टेक्नोलॉजी मलेशिया से अभी हमने लाई। वो ये है कि मेट्रो के और ब्रिज के 2 पियर के बीच में केवल 30 मीटर का डिस्टेंस होता है। अभी हमने तय किया कि अभी ये नोटिफाई भी हुआ है कि ये 120 मीटर तक होगा। तो उसमें यह है कि दोनों तरफ के जो पियर है उसमें 3 पियर गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ बीच में नहीं है, पर अभी बड़े बड़े जब बनते हैं तो बीच में पियर लेने पड़ते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी ये है कि जो ऊपर का बीम है वो प्रीकास्ट में, वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है। और इसलिए अभी मैं बीच में एक कार्यक्रम हुआ, हमने हमारे इसमें बोला था, गुजरात की एक जापानी कंपनी है प्रीकास्ट का काम का, पटेल इंजीनियरिंग का, बॉम्बे दिल्ली हाईवे में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो गुजरात में कहीं तो भी है, हाँ, उसने अच्छा काम किया था वो। तो वो जो उसको दिया वो कंपनी है, तो उसके कारण एकदम कॉस्ट 40% ब्रिजेस की कम होती है। मैं इसको बता दूँ, एक बार मैं माजोली आइलैंड गया था। ये आसाम के मुख्यमंत्री थे सोनोवाल, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और ब्रह्मपुत्र यानी समुद्र है। तो मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था, तो सोनोवाल जी के चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था आसाम में। तो मुझे पढ़ के बोला कि वो तो ब्रिज घोषित कर दो, तो वो डायरेक्ट समुद्र जैसा ब्रिज। तो मैं बोला कहाँ भागल हो, इतना बड़ा ब्रिज कभी होता है क्या? बोले आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, आप चाहते हो बोले कि मैं हार जाऊँ चुनाव। ये पूरे लोग मेरे पीछे पड़े और आपको लगेंगे आप नहीं डिक्लेयर करें तो मैं हार गया। तो मैं बड़ा चिंता में पड़ा, क्या करना है। तो मैं माजोली में गया और मैंने आखिर, उसने इतना इमोशनली मुझे कहा, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ब्रिज बनाएंगे। और जब दिल्ली आया तो मैंने मीटिंग ली, तो पूछा ये ब्रिज बनाने का, तो डीजी ने बताया सर इसकी कॉस्ट 6,000 करोड़ रुपये लगेगी। अब 6,000 करोड़ का एक ही ब्रिज कैसे बनाना? तो मैं चिंता में पड़ा, तो साल भर में पीछे पड़ा। और हमने ये टेक्नोलॉजी और इसके साथ काफ़ी चेंजेस किए। और आपको ताज्जुब होगा कि जो 6,000 करोड़ का ब्रिज है उसका टेंडर 680 करोड़ में गया यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने, और वो काम कर। तो टेक्नोलॉजी को बदल कर। दूसरा एक झोजिला टनल, जो आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 13 किलोमीटर, कारगिल के नीचे है, -6 और -8 डिग्री वहाँ टेम्परेचर है। और वो टनल के लिए 3 बार टेंडर हुआ, और उसका कॉस्ट बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ हुआ। फिर मैंने कहा कि भाई कॉस्ट इतनी कैसे बढ़ती है? तो वो बताते हैं, सरकार में एक बात है कि कॉस्ट बढ़ने के ऊपर कोई काम नहीं करता, क्योंकि माल ही नहीं ना किसी का, सरकार का है ना किसी का नहीं, तो कोई काम करने के लिए नहीं सोचता। फिर मैं 1 साल एसोसिएम करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड के कंसल्टेंट बुलाए, मैं भी बैठा,
धर्माधिकारी करके मेरे साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने मुंबई पुणे में ये टनल बनाई और वर्ली बांद्रा बनाने में भी उनका योगदान था। उनको मैंने एडवाइज़र करके लिया है, अब एज हो गया उनका। तो उन्होंने बैठकर हम लोग खूब वर्क करते थे और सब करके हमने पॉलिसी चेंज की, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेंज किए। और आपको मैं बताता हूँ कि वो टनल का टेंडर चौथी बार आपने निकाला, जिसका 12,000 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट थी, वो मेघा इंजीनियरिंग ने 5,000 करोड़ में लिया है। हमने 5,000 करोड़ बचाए। और आज ही नीति आयोग के मीटिंग में लद्दाख लेह के गवर्नर जो थे, उन्होंने बताया प्रधानमंत्री जी को कि इतना फास्ट काम हो रहा है, हम उम्मीदें नहीं कर सकते। अभी मेरा कल्पना है कि वो मनाली से एक टनल बनी, अटल टनल, तो रोहतांग पास पर जाते हैं तो 3.5 घंटे लगे, और वहाँ से नीचे उतर के मैं टनल से आया तो 9 मिनट में आया। अब रोहतांग पास वो जो टनल है, अटल टनल से मैं 4 टनल बना रहा हूँ, और वहाँ से लद्दाख लेह को पूरे हिमालय में, और फिर जोजिला है, जोजिला से झेड़मोर है, और झेड़मोर से श्रीनगर है। तो ये इतना अच्छा प्रदेश है, और वो टनल में 5,000 करोड़ बच गए। तो आज टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। और मटेरियल के भी करो। ये स्टील और सीमेंट वालों ने मोनोपोली की, बहुत गालियाँ खाई है मेरी इन्होंने, क्योंकि कार्टेल कर लेते हैं। तो मैंने अभी ग्लास फाइबर स्टील लाया है, तुम भी यूज करो। ग्लास फाइबर स्टील जो है वो सस्ता है क्योंकि लाइट है। 1 टन स्टील का जो वजन है, उसके ग्लास फाइबर स्टील का वजन 350-400 किलो है, और उसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है। तो आप धीरे धीरे अल्टरनेटिव मटेरियल रखो तो सब मटेरियल सप्लाई वाले ज़मीन पर रहेंगे, नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी, तो बढ़ाते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो सीमेंट का भी अल्टरनेटिव ढूंढो। वो भी मैंने ढूंढे हैं, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं अभी वो मलेशियन इंजीनियर को पूछ रहा था कि ये जो बीम और पियर होता है, इसमें स्टील अगर नहीं डाला, इसमें कंक्रीट में अगर स्टील फाइबर डाला और उसके साथ उसका कास्टिंग किया तो क्या होगा। तो वो बोला, यह पहली बार आपने मुझे ये पूछा है, मैं अध्ययन करता हूँ, पर मुझे आपकी बात समझ में आ रही कि स्टील फाइबर डालने से जब स्ट्रेंथ बीम की इतना जाड़े के बजाय इतना ही है, कम है, तो ये हो सकता है ना, स्टील को निकाल दो उसमें से। और ये जो स्टील फाइबर है, उसमें जो पुराने टायर जो थे वो इंपोर्ट नहीं हो रहे थे। तो मैंने स्टील फाइबर के लिए पुराने टायर को, मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूँ, तो मैंने एनवायरमेंट वालों को इसको इंपोर्ट करो। तो अभी प्लास्टिक 10% और रबर पाउडर 10% बिटुमिन में डाल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ यही है। तो मैंने वो तार निकलती है टायर में से, तो मैंने कहा ये तार से फाइबर निकालो वेस्ट में, बंगार से, और ये कास्टिंग में डालो, ताकि नए स्टील वालों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलेगी, इनका 60 रुपये किलो है। तो और अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई हुई है। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, उसका उपयोग करो, उस मटेरियल का उपयोग करो। अभी बाम्बू का काफ़ी उपयोग हो रहा है। अभी बंगलोर का नया एयरपोर्ट बाम्बू का बन रहा है, मालदीव में बड़े बड़े होटल्स बाम्बू के बन रहे हैं, वो भीमा बाम्बू हम जगह जगह लगा रहे हैं। तो जब बाम्बू लगना, बाम्बू इज़ ए गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आप जब 4 अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो स्टील वाले के भाव ज़मीन पर रहेंगे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फ्यूचर है। और मैं आपको कहूँगा कि मैं 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ, उसमें 36 पार्क मंजूर हुए, 5-7 पर काम भी शुरू हुआ है। ये ड्राई पोर्ट बना रहे हैं हम सिंधी में, फिर जालना में, और अभी तो मुंबई बड़े बड़े हाईवे पर हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। अभी हम बस पोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो एयरपोर्ट बने, वैसे बस पोर्ट है, मेरे को अभी जो लिस्ट मिली है 100 बस पोर्ट की है। तो एक एक बस पोर्ट बड़े हैं, वो भी बीओटी में निकालने का हमारा विचार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं रोपवे, केबल कार और फेनेकुलर रेलवे बना रहा हूँ। 165 प्रपोजल अभी मैं मंजूर करने वाला हूँ। ये आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। कल शिवराज सिंह चौहान मेरे पास थे, तो मेरे मन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं भोपाल में जब हवाई जहाज से ऊपर उतरता हूँ तो वो 7 लेक है। तो मैंने उनको कहा कि मैं डबल डेकर बस हवा में चलने वाले आपको देता हूँ, और वो एयरपोर्ट से ऊपर से हवा से एक एक लेक के ऊपर से चलेगी और पूरा भोपाल घूमेगी।
और 200 लोग एक समय हवा में चलेंगे। तो कल मैंने उनको उसका प्रेजेंटेशन बताया। अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है और भारतीय लोग कम नहीं है। अब बड़े बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत है। अभी हमारे यहाँ मेट्रो 350 करोड़ रुपए लगे। मैंने मेट्रो तैयार करने का प्लान किया है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। कोई विश्वास ही नहीं रखता। अभी हम नागपुर, अभी 18-19 तारीख को रेलवे मंत्री आ रहे हैं और हम उसका काम शुरू करने वाले हैं कि नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया और नागपुर से जबलपुर, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक और नागपुर से वर्षा, पूरी ब्रॉडगेज है। अब उसमें आप आइए, मैंने ये मॉडल तय किया है कि उसमें 2 करोड़ केवल खर्चा है और 8 डब्बे की गाड़ी होगी रोलिंग स्टॉक। टेक्नोलॉजी 140 प्रति घंटा स्पीड से जाएगी। यानी नागपुर से अमरावती 1 घंटा 25 मिनट में। सब स्टेशन पे 2-2 मिनट रुकेगी। वो डीसी मोटर से उसमें, वो गाड़ी भी देख के आया मैं। और एयर कंडीशन है, हवाई जहाज जैसी व्यवस्था है और एसटी के बराबर टिकट रखना है। और उसमें बिजनेस क्लास एयरपोर्ट विमान में जैसा होता वैसा है, पूरा डिजाइन फाइनल हुआ है। और गाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे को कहा तो मुझे मंत्री जी बोले कि मैं रेलवे देता हूँ। मतलब तुम क्यों खर्चा करते हो? जैसे प्रकाश ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, अशोक ट्रैवल, तो मैंने सबको कहा 36 करोड़ 38 करोड़ की निगोशिएट करके 30 करोड़ पर लाई है और 2-3 करोड़ कम करेंगे। और वो एक जन एक खड़ी कर लो गाड़ी, उसमें एक डब्बा जो होगा, सब गाड़ी एयर कंडीशन है और उसमें मालगाड़ी का एक डब्बा, 2 सामने माल के लिए, फ्रूट वेजिटेबल और फार्मेसी के लिए। और अभी 100 मेट्रो चाहिए और आपको जो टिकट है वो पूरा ऑटोमेटिक है, कहीं आपको टिकट देने की जरूरत नहीं। और जो माल है वो आपको किराया मिलेगा, उसके भी एजेंट होंगे और उसका पर किलोमीटर केवल रेलवे को चार्ज देना है। और वो भी बहुत कम किया है। रेलवे मंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की है, अच्छा आया रहा, 3 साल में पैसे निकल जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के अभी ये रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बहुत सी योजनाएं हैं। अभी माहौर में हमारे यहाँ मराठे साहब थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी, बहुत अच्छे अधिकारी है। तो अभी माहौर का मैं भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था रोप वे बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि तो सब रोप वे क्यों सस्ते में बनेगा? मतलब कैसा? तो बोले 10 लोगों की लिफ्ट लगाओ, इस फिर थोड़ा पैदल जाके फिर दूसरी लगाओ तो मंदिर में जाओ, तो लिफ्ट से ही काम होगा, तो रोप वे क्यों करते हो? तो अभी उसका भूमि पूजन करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। तो इतनी इनोवेटिव आइडियाज़ है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी टूरिज्म मिनिस्ट्री मेरे पास आए थे, मैंने उनको टूरिज्म में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी बना के दी है। और मेरे तो 50,000 करोड़ के कम से कम प्रोजेक्ट निकलेंगे। इतने इकोनॉमिकली वायबल है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है। तो आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक ही काम अनेक सालों तक करेंगे तो सैचुरेशन आने वाला है। बहुत खुशी है मुझे कि मुरली जी का आपने सत्कार किया, क्योंकि उनकी जनरेशन में उनने बहुत अच्छा काम किया। अठौले जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। मेरा सत्कार क्यों किया? क्योंकि मैं सत्कार के कोई कार्यक्रम में जाता नहीं। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं नहीं बोल देता, क्योंकि मैं सत्कार के कार्यक्रम में नहीं जाता, किसी के गले में हार नहीं डालता। अभी तक मेरा बिल नहीं है 100 रुपये का। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर के लिए मैंने हार खरीदी किया था और मैं अपना कटआउट नहीं लगाता, अपने पैसे से नहीं लगाता। मुझे बहुत लोग बोलते मेरा नाम कटआउट में फोटो नहीं है। अरे मतलब तेरा फोटो इसलिए नहीं कि तेरा फोटो लगा के कोई फायदा नहीं हो रहा इसलिए नहीं लगाता। जिस दिन लोगों को लगता है इनका फोटो लगाने से फायदा है तो लगा देते हैं, आप चिंता क्यों करते? तो मुझे आपने सत्कार किया, मैं नागपुर का ही हूँ और इसलिए आपकी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं हैं। और बल्कि मैं इंजीनियर नहीं होने के बाद भी मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला और अभी भी हर साल 5 लाख करोड़ के काम है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है कोई। आपको मैं बता दूँ, आप हमारे यहाँ काम करिए, ये महाराष्ट्र सरकार में बहुत तकलीफ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दूसरा ठेकेदार को हमारे यहाँ घर आने की जरूरत भी नहीं है। बाकी जगह वो अभी आप बोल रहे थे ना भाषण में, काउंसिल तैयार करो, तो मैंने अजय को और सुनील को कहा और लिफाफा मांगने वाला नया तैयार हो जाएगा। पहले तो तुम त्रस्त हो। अच्छा, तुम्हारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो काम नहीं मिलेगा। चुपचाप
सब गांधीवादी हो आप। क्योंकि नोटा दिए बिना काम नहीं होता कोई, तुम्हारी भी आदत बराबर है। तो अभी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले एजेंसियां मत बढ़ाओ, उल्टा कम करो। मैंने अभी निर्णय किया कि एक फाइल 16 जगह जा रही थी, तो पीएम ने कहा यह 4 जगह जानी चाहिए। तो एनएचआई चेयरमैन को कहा तुम्हारी कितनी जगह जा रही? 9 जगह जा रही, 12 जगह जा रही। मैंने बोला ये क्यों कर रहे हो आप? बोले सर ये प्रोसीजर है। मतलब प्रोसीजर नहीं है, हर जगह जिसके पास फाइल जाती है वो बोलता माझं काय। हड़ा म्हणलं ये बंद करो। और अभी 4 ही जगह जाएगी। जितने लोग फाइल को जांच करते हैं उनसे कैसे क्लियर करना, उसका एक्सपर्टाइज आप जैसे लोगों के पास है, और किसके पास है? तो मैंने कहा कि ये धंधा ही बंद करो, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, ताकि ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो आने वाले समय में आपकी डिफिकल्टीज, तकलीफें मैं जानता हूँ। आज अर्बन इस पर भी नीति आयोग में चर्चा थी, और निश्चित रूप से नक्शा सैंक्शन करने के लिए आपको कारपोरेशन में क्या क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी जा सकती है। तो मुझे पता है आने वाले मेरे भी घर के नक्शे के लिए मेरे लड़के ने एक बार मुझे बोल दिया की माझ्या फंदात पडू नका, तुमचं नाव ही माझी अडचण आहे, आम्ही आमचं काम करून घेऊ, तुम्ही फोनही करू नका आणि कोणाला सांगूही नका। तुम्ही सांगितलं तर आमची तकलीफ वाढते म्हणे। तो मुझे पता है कि कितने प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, पर लाइफ इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन एंड लिमिटेशंस। द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। मैं रिचर्ड निक्सन के ऑटोबायोग्राफी का यह वाक्य अक्सर याद रखता हूँ। जब वो चुनाव हार गए और वाटरगेट के कारण उनकी बहुत बदनामी हुई, तो वॉशिंगटन में उनको कोई एरिया में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लोगों ने बहिष्कृत किया था। और ऐसे समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। वो किताब मैंने बहुत सुंदर लिखी है। उसके आखिर में एक सुंदर वाक्य है, वो यही वाक्य है कि द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए। आपके यहाँ तो मालूम नहीं, पर मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के अनेक लोगों को जो मुर्दा करके डिक्लेयर हो गए थे, उनको जान फूकी और उनको फिर काम को लगा दिया, बड़े बड़े कंपनियों को। और अभी भी मैं कल वो हमारी आईएएस ऑफिसर है एनएचआई की चेयरमन, उसको कह रहा था, तिला मराठी समजतो उनको, मॅडम मी म्हटलं वधूवर सूचक मंडळ काढला। सर इसका मतलब क्या है? मैंने बोला जो महिला विधवा हुई है उसका पुनर्विवाह करने का काम शुरू किया है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया उसको दूसरा कॉन्ट्रैक्टर देखते रहता हूँ, उसका काम फिलहाल शुरू किया, और धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्योंकि मैं जब मंत्री बना तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट थे, और हमने इंडियन बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केवल रिजेक्ट किए, बाकी सब फिर से खड़े किए। क्योंकि 90% सरकारी अधिकारी जिम्मेदार थे प्रोजेक्ट के लिए, जो अटक गए थे। तो आज भी आपके पास अड़चने हैं, समस्या है, पर छोटू भैया जैसी सक्सेस स्टोरी है। और आज छोटू भैया, और मुझे लाभे साहब की भी याद आ रही है, छोटू भैया के बहुत खास मित्र थे, वो भी छोटू भैया के साथ बिल्कुल हर काम में अग्रसर रहते थे। उनका मृत्यु हो गया, पर निश्चित रूप से छोटू भैया का जो कुछ उन्होंने काम किया वो हम निश्चित रूप से याद रखेंगे। और मैं आज के दिन में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको निरोगी और दीर्घायुष्य प्राप्त हो, यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय साहेबांचे मनापासून आभार। खूप खूप